मधु का सवाल सुनकर शालिनी उसे हैरानी से देखने लगी। तो मधु ने उसके पास आकर पूछा, मैं सही हूँ ना आंटी? वो ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैंने कल रात उन्हें खुद देखा है, पर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था। पर आपको यहाँ देखकर मैं जान गई हूँ कि मैं सही हूँ। वही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। हाँ, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, तभी करण बोला। मधु ने तुरंत पलटकर देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा था। मधु उसे देखकर हैरान रह गई। तभी शालिनी ने नस को जाने का इशारा किया तो वो तुरंत बाहर चली गई। करण अंदर आकर मधु से बोला, सुना तुमने? मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर मधु गुस्से में वहां से जाने लगी, पर तभी करण ने उसकी बाह पकड़ ली और बोला, मैं जानता हूँ मधु कि तुम्हारी नजरों में मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, पर इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। कल रात तुम अपनी जान देने जा रही थी। अगर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होती। तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था और तुम्हारी इस हालत में तुम्हें बेसहारा छोड़ना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मधु ने गुस्से में अपनी बांह छुड़ाए और बोली, मिस्टर करण खुराना, लगता है आपको मुझे लेकर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ जो माचिस की एक तीली से पिघल जाऊं। मैं आसमान में चमकते उस सूरज की आग हूँ जो अगर खुद जलती है तो दूसरों को जलाना भी बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैं जरा सी मुश्किल से घबराकर खुदकुशी करने वाली लड़कियों में से हूँ। मेरे पापा ने मुझे जिंदगी से लड़ना बहुत अच्छे से सिखाया है। कल मैंने आपकी वजह से अपना सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। बस इसलिए कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गई थी, पर फिर भी आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए थैंक यू। पर आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था क्योंकि आपने मुझे यहाँ लाकर लोगों की घटिया सोच को सच साबित कर दिया है। उसकी बातें सुनकर शालिनी उसके पास आकर बोली, मधु ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि तुम यहाँ हो। ये बात करण ने मेरे अलावा किसी को नहीं बताई है। मधु मुस्कुराते हुए बोली, आंटी आपके बेटे को अब मैं भी थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि जिस दिन ये गुस्से में होंगे और इन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और नहीं मिलेगा तो ये अपनी भड़ास निकालने सीधे मेरे पास चले आएंगे और अपने किए एक एक एहसान मुझसे गिनवाएंगे और फिर मुझसे कहेंगे कि मैंने इनके इस शानदार आउट हाउस में आने के लिए बेहोश होने का नाटक किया था, क्योंकि मुझे तो इनकी दौलत चाहिए, है ना करण साहब? देखो मधु, मैं मानता हूँ कि सगाई की रात मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की थी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा था, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है और इसलिए मैंने कल ही तुमसे माफी भी मांग ली थी। करण की बातें सुनकर मधु उसे घूरते हुए बोली, किससे झूठ बोल रहे हैं आप? मुझसे या खुद अपने आप से? आपने मुझसे माफी इसलिए नहीं मांगी थी क्योंकि आपको आपके किए पर अफसोस था, बल्कि इसलिए मांगी थी क्योंकि आंटी ने आपको मुझसे माफी मांगने के लिए कहा था। ये सुनकर करण की बोलती बंद हो गई। शालिनी करण की ओर देखकर मन ही मन बोली, आज पहली बार किसी ने करण की बोलती बंद की है और मैं जानती थी मधु कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती थी। तभी मधु ने उसके पैर छुए और फिर उनकी ओर देखकर बोली, प्लीज आंटी मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि पहले ही करण साहब के एहसानों तले दबी हुई हूँ मैं, अब और दबी तो दम घूट जाएगा मेरा। पहले ही बहुत इंसल्ट कर चुके हैं ये मेरी, अब मैं इन्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं देना चाहती, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर वो कुछ कदम ही चली थी कि फिर से उसे चक्कर आने लगे। उसने खुद को संभालने के लिए वही पास रखी कुर्सी को पकड़ लिया। करण और शालिनी दोनों ही उसके पास दौड़े। करण ने जैसे ही उसे सहारा देना चाहा, मधु ने गुस्से में उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया और खुद को संभालकर रोते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे, दूर, क्योंकि जब जब आप मेरे पास आते हैं मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगती है। आपकी वजह से मैं मेरे परिवार से दूर हो चुकी हूँ, आपकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई है, अब मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, इसलिए दूर रहिए आप मुझसे। ये सब कहते कहते उसे फिर से चक्कर आने लगे, पर वो गिरती उसके पहले ही शालिनी ने उसे पकड़ लिया और करण को वहां से जाने का इशारा किया। करण ने मधु की ओर देखा और फिर वहां से गुस्से में चला गया। शालिनी सहारा देकर मधु को फिर से रूम में लेकर आई और उसे बेड पर लेटाते हुए बोली, मधु इतना गुस्सा करोगी बेटा तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है।
मधु रोते हुए बोली, आंटी मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। मधु की जिद देखकर शालिनी गुस्से में बोली, मधु अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करती हो तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी। मधु उन्हें एकटक देखने लगी। शालिनी ने टेबल से जूस का ग्लास उठाया और उसके हाथ में थमाते हुए बोली, पियो इसे। मधु जूस का ग्लास देखकर रो रही थी। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, पी लो बेटा, प्लीज मेरी खातिर पी लो प्लीज। शालिनी को इस तरह रिक्वेस्ट करते देख मधु चुपचाप जूस पीने लगी। मधु, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, पर जो भी हुआ है वो सब करण ने तो नहीं किया ना। वो तो उस रोज सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रहा था। तुम्हारी मदद के लिए उसने लोगों के सामने तुम्हें अपनी पत्नी कहा था, उसके कोई गलत इरादे नहीं थे। मैं ये भी मानती हूँ कि वो गुस्से में कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाता है, पर मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है, औरतों की रिस्पेक्ट करना जानता है वो। उसने सगाई की रात तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी खूबसूरत चेहरे ने उसका दिल इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि उसे फिर से जुड़ने में शायद सालों लग जाएंगे। वो गुस्सा तुम्हारे लिए नहीं था बेटा, वो तो ऐसा दर्द था जिसे मेरा बेटा 3 साल से अपने सीने में दबाए बैठा था और जो तुम्हारी वजह से बाहर आ गया। अब शायद वो फिर से जीने लगे, पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे। ये सब कहते हुए शालिनी की आंखें भर आई। मधु ने तुरंत अपना जूस का ग्लास टेबल पर रखा और शालिनी के आंसू पोंछते हुए बोली, आई एम सॉरी आंटी, शायद अनजाने में मैंने अतीत के किसी ऐसे घाव को हरा कर दिया है जो पहले से ही आपको बहुत तकलीफ दे रहा था। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शालिनी ने उसकी हथेली अपने दोनों हाथ से थामी और बोली, मधु कल जब वो न्यूज़ टीवी में आई थी तो करण ये समझ चुका था कि शायद जो हुआ उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, इसलिए वो तुम्हारे घर भी गया था। ये सुनते ही मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। शालिनी फिर से बोली, वो तुमसे और तुम्हारे परिवार से ये कहने गया था कि वो सब ठीक कर देगा, पर वहां जाकर उसे पता चला कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। उसने तुम्हारी दोस्त मीरा के साथ मिलकर तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। जब वो तुम्हें ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसने तुम्हें ट्रेन की पटरियों की ओर बढ़ते देखा। उसे लगा कि तुम अपनी जान देने जा रही हो, इसलिए उसने तुम्हें बचाया और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर वो तुम्हें यहाँ ले आया। और तुम्हें यहाँ लाते ही उसने सबसे पहले मुझे फोन करके यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। और बेटा कल जो कुछ भी हुआ था उसे करण ने ठीक कर दिया है। 1 मिनट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने काउच पर रखा रिमोट उठाया और टीवी ऑन की। शालिनी ने इंदौर का लोकल न्यूज चैनल BTV न्यूज लगाया। चैनल चेंज होते ही मधु को एक कुर्सी पर करण बैठा नजर आया। उसके सामने न्यूज एंकर बैठा उससे सवाल कर रहा था, करण साहब आप इंदौर के खानदानी रईसों में से एक है, आपकी फैमिली को सारा शहर जानता है, फिर भी आपने बीच सड़क पर एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर उसे अपनी पत्नी कहा। क्या सच में वो लड़की आपकी पत्नी है? जी नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं है, करण ने जवाब दिया। तो अभिषेक ने फिर से पूछा, तो फिर उस लड़की को सबके सामने अपनी पत्नी बताने की क्या वजह थी? क्या आप उस लड़की को पहले से जानते थे? करण हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि किसी और की लाइफ में आप मीडिया वालों को इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। खैर आज मैं यहाँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ, तो इस सवाल का जवाब भी जरूर दूंगा। हाँ, मैं मधु को पहले से जानता था, इसलिए उस रोज जब मैंने मधु को सड़क पर बेहोश पड़े देखा तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। मैंने जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहा तो वहाँ खड़े लोग मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे मैं मधु के साथ कुछ गलत करने वाला हूँ। बस इसलिए उस वक्त जो मेरी जुबां पर आया मैंने कह दिया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे कहने से वो मेरी पत्नी बन गई। जिसने भी वहाँ हमारी तस्वीरें ली और वीडियो बनाया उसने मीडिया को पूरा वीडियो भी जरूर दिया होगा, पर आप लोगों ने सिर्फ उतना ही दिखाया जितने में आप लोगों को मसाला मिल सके और खुराना खानदान की इज्जत को उछालने का मौका मिल सके। पर इन सब में आपने एक सीधी साधी लड़की के दामन में चरित्रहीन होने का धब्बा लगा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टर खुराना, मीडिया बिना प्रूफ के कुछ नहीं दिखाता। इस लड़की के साथ आपको पहले भी कई बार देखा गया है। हमें तो ये भी पता चला है कि ये लड़की आपके साथ शिमला भी गई थी। रियली? तो अब मुझे और सारी दुनिया को ये प्रूफ दिखाए कि ये लड़की मेरे ही साथ शिमला गई थी। दिखाए प्रूफ, क्योंकि अब मैं भी ये देखना चाहता हूँ
कि जब मैं शिमला में मधु से इत्तेफाक से टकराया था तो ये बात कहाँ से उठी कि वो मेरे साथ ही शिमला गई थी। करण ने पलटकर उससे ही सवाल किया। तो अभिषेक ने भी जवाब दिया, प्रूफ नहीं है हमारे पास, पर ये सच है कि ये लड़की आपके साथ शिमला में थी। सही कहा आपने, पर ना मैं जानता था कि मधु वहाँ है और ना वो जानती थी कि मैं भी वहाँ हूँ, क्योंकि मैं और मधु शिमला जाने से पहले 1-2 बार बस इत्तेफाक से मिले थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरी होने वाली पत्नी के घर काम करती है। मीडिया ने बिना पूरा सच जाने हमारे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की है और आपको ये झूठी खबर देने वालों की साजिश का शिकार वो लड़की बन गई जिसे मैं ठीक से जानता तक नहीं हूँ। कुछ लोग 2 बड़े घरानों के बीच जुड़ रहे रिश्तों को तोड़ने के लिए एक सीधी सादी लड़की को इन सब के बीच में ले आए, पर जिसने भी ये साजिश की है वो नाकामयाब हो चुका है, क्योंकि मेरे और रिद्धिमा के बीच न ही कोई गलतफहमी हुई है और न ही ये रिश्ता टूटा है। अब अगर आपने अपनी होने वाली वाइफ रिद्धिमा व्यास का जिक्र कर ही दिया है तो एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। रिद्धिमा व्यास से शादी सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों का मर्ज है या फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच में उस लड़की मधु से प्यार करते हो? अभिषेक के इस सवाल पर करण एक बार फिर से मधु के बारे में सोचने लगा। क्या हुआ करण साहब, आपने जवाब नहीं दिया? तभी अभिषेक ने फिर से पूछा। करण ने उसे घूरा और बोला, मैं रिद्धिमा से प्यार करता हूँ या नहीं, इस बात का जवाब पाने का हक सिर्फ रिद्धिमा का है और जवाब वो अच्छे से जानती है, इसलिए मुझे आपको इस सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मधु की, तो मेरे और मधु के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए वो सिर्फ रिद्धिमा के घर काम करने वाली एक एम्प्लॉई है, बस। पर बिना पूरा सच जाने मीडिया ने ये सारा तमाशा किया है तो अब हर्जाना भी मीडिया को ही भरना होगा। आज मेरे वकील हर उस न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने जा रहे हैं, जिसने बिना सच जाने ये झूठी खबर फैलाई है और खुराना खानदान की इज्जत का तमाशा बनाने की कोशिश की। 100 करोड़ का मानहानि का दावा? अभिषेक ने हैरानी से पूछा। तो करण मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, 100 करोड़ का दावा। अब मीडिया या तो प्रूव करें कि मैं मधु के साथ ही शिमला गया था और मधु मेरी पत्नी है, या फिर मुझे 100 करोड़ रुपए देकर मधु और उसके परिवार को लिखित में माफीनामा दे, क्योंकि इन सब में लोगों ने उंगलियां उन पर ही उठाई है। वैसे मेरे वकील अब मधु की ओर से भी मीडिया पर मानहानि का केस करने वाले हैं, क्योंकि मीडिया के किए की सजा उस लड़की को ही तो मिली है, तो मुआवजा तो बनता है। ये सुनकर अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, करण साहब, कल जब वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने मधु शर्मा को अपनी पत्नी कहा, तो आपके साइड से ही किसी ने हमें इस बात को दबाने के लिए ये खबर दी थी कि मधु शर्मा आपको और रोहित व्यास को फंसाने की कोशिश कर रही है, और अब आप उनके लिए मीडिया पर मानहानि का दावा कर रहे हैं और उसके लिए इंटरव्यू भी दे रहे हैं। सही कहा आपने, मैं आज सिर्फ और सिर्फ मधु की वजह से ही यहाँ आया हूँ। मीडिया ने आज जो कुछ भी किया है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही आपकी दिखाई बकवास से व्यास फैमिली को कोई फर्क पड़ा, पर उस लड़की को फर्क जरूर पड़ा है जिसकी इज्जत का तमाशा आप लोगों ने बनाया है। आज आप लोगों की वजह से उस लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया है, इसलिए अब मैं ये मानहानि का केस जरूर करूंगा और मीडिया को मधु से माफी भी मांगनी पड़ेगी। और एक जरूरी बात, जिस भी इंसान ने आप लोगों को मधु के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए कहा था, उसका पता भी पुलिस बहुत जल्द लगा लेगी और आपके पास बहुत जल्द मेरे वकील मानहानि के दावे के पेपर्स की कॉपी पहुंचा देंगे। इतना कहकर करण वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही अभिषेक भी अपनी चेयर से उठकर बोला, तो ये थी हकीकत कल वायरल हुई न्यूज़ की। आप सबने करण खुराना के मुंह से ही सारा सच जान लिया है। कल करण खुराना का इंटरव्यू खत्म करने के बाद मैंने रोहित व्यास को भी फोन किया था और उनसे भी उनके और मधु शर्मा को लेकर हो रही बातों को लेकर सवाल किए थे। आप सब उनके मुंह से भी सच सुन लीजिए। अभिषेक के इतना कहते ही टीवी पर एक ऑडियो सुनाई देने लगा। रोहित जी, आपके यहाँ काम करने वाली एम्प्लॉई मधु शर्मा को लेकर जो अफवाह उड़ रही है, उन अफवाहों का सच हमने करण खुराना से जान लिया है, पर फिर भी हम आपसे भी मधु शर्मा का सच जानना चाहते हैं। वो आपके घर काम करती थी, तो आपके और आपकी फैमिली से ज्यादा बेहतर उनके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो बताइए रोहित जी, क्या मधु शर्मा वाकई ऐसी लड़की है जैसा न्यूज़ में आ रहा है, या फिर ये किसी की साजिश है? ये सुनते ही रोहित ने तुरंत जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि करण ने आपको क्या बताया है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ
कि मधु हमारे घर पिछले 8 महीनों से काम कर रही थी और उसने इन 8 महीनों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए जा सके। मधु एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। उसके और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और वो भी सिर्फ मेरी तरफ से, क्योंकि मधु ने तो आज तक मुझे अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझा। मैं नहीं जानता कि क्यों और किसने मधु को लेकर ये सारी बकवास की है। मैं भी अपने सोर्सेस से उस इंसान को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिसने एक शरीफ लड़की का तमाशा बना दिया है। बस एक बार वो इंसान मिल जाए, उसके बाद वो सलाखों के पीछे होगा। मैं और मेरा परिवार उस इंसान को माफ नहीं करेगा और उसे सजा जरूर देगा। थैंक यू सो मच रोहित जी, हम बस आपसे यही जानना चाहते थे। आपने हमारे सवाल का जवाब देकर सब कुछ साफ कर दिया है। थैंक यू सो मच। अभिषेक के इतना कहते ही टीवी स्क्रीन से वो ऑडियो हट गया और अभिषेक फिर से बोला, तो सच आप सबने सुन ही लिया होगा, इसलिए करण खुराना का मानहानि का दावा करना गलत नहीं होगा। अपनी टीआरपी बढ़ाने और अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए कभी कभी मीडिया भी गलती कर बैठता है, जैसा कि इस बार हुआ है। पर हमने आपको झूठी खबर दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने से ज्यादा सच दिखाना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि इस झूठी खबर से एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोगों तक इस ड्रामे का सच पहुँच गया होगा, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर हो सके तो बिना पूरा सच जाने कभी किसी पर उंगली न उठाए, क्योंकि अधूरा सच उस जहर की तरह होता है जो इंसान को तड़पा तड़पा कर मारता है। मधु शर्मा एक बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए सच जानने के बाद हम भी यही चाहेंगे कि जिसने भी उनके बारे में गलत न्यूज़ दिखाई है वो सब उनसे माफी मांगे। शुक्रिया। न्यूज़ खत्म होते ही शालिनी ने टीवी ऑफ कर दी और मधु उनकी ओर देखने लगी। शालिनी ने रिमोट टेबल पर रखा और दलिया का बाउल उठाया। वो एक चम्मच दलिया मधु को खिलाते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ दिन तुम्हें हल्का खाना ही खाना होगा ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मधु ने इस बार बिना कुछ कहे चुपचाप दलिया खा लिया। शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भी उसे दलिया खिलाने लगी, पर फिर मधु बोली, आंटी मैं खुद खा लूंगी। क्यों? अगर मैं अपने हाथों से तुम्हें खिला दूंगी तो क्या दलिया का टेस्ट कम हो जाएगा? शालिनी मजाक में बोली। तो मधु मुस्कुरा दी। शालिनी उसे फिर से खिलाते हुए बोली, मधु मेरे बेटे को अपने किए की सफाई देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मीडिया के तो नाम से ही उसे चिढ़ है, पर फिर भी उसने मीडिया के सामने आकर सबको सच बताया, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर मधु उनकी ओर देखने लगी। शालिनी ने फिर से चम्मच में दलिया लिया और उसे खिलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि करण की वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ गई है, पर वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है मधु, और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो भी जाएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम यही आउट हाउस में रहो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे यहाँ रहने की बात मेरे और करण के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। ये सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, आंटी आप बहुत अच्छी है और मैं ये भी जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसने करण साहब की भी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे किसी न किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए रूम जरूर मिल जाएगा और बहुत जल्द नई नौकरी भी मिल जाएगी। आप मेरी फिक्र मत करिए। कल इतना कुछ हुआ, बस इस वजह से मैं थोड़ा घबरा गई थी और इसलिए मैं शायद बेहोश भी हो गई थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। तभी नर्स वहां आकर बोली, अभी तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, शरीर में कमजोरी है और आपको रेस्ट की जरूरत है। इतना कहकर नर्स उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। मधु कुछ बोल नहीं पाई। नर्स ब्लड प्रेशर चेक करके बोली, अभी भी आपका बीपी बहुत लो है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। अभी आपको बेड से उठने की भी इजाजत नहीं है, आप आराम करिए। सुना ना तुमने मधु, नर्स ने क्या कहा? अभी तुम्हें बिना किसी टेंशन के सिर्फ आराम करना चाहिए, शालिनी बोली। मधु चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। नर्स ने उसे मेडिसिन और पानी का ग्लास दिया। मेडिसिन देखते ही मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शालिनी ने उसका चेहरा देखा तो मुस्कुराते हुए नर्स के हाथ से मेडिसिन और पानी का ग्लास लेते हुए बोली, थैंक यू सो मच नर्स, जो आपने मधु का इतना ख्याल रखा, थैंक यू। अब मैं हूँ इसके साथ, इसलिए आप चाहे तो हॉस्पिटल जा सकती है। जी थैंक यू। वैसे शालिनी जी आप बहुत लकी है, क्योंकि आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है। आपकी बात मानकर उन्होंने कल सारी रात इस कमरे में पैर भी नहीं रखा, पर यहाँ से गए भी नहीं,
सारी रात कमरे के बाहर टहलते रहे। शायद चंद मिनटों के लिए उनकी आंख लगी थी, तभी मधु जी नींद में डर गई और उस वक्त मैं पानी लेने गई हुई थी। ये नींद में बहुत रो रही थी, इसलिए वो बस इन्हें संभालने के लिए अंदर आए और फिर उन्होंने बहुत प्यार से इनको फिर से सुला दिया। न्यूज़ चैनल में चाहे कुछ भी न्यूज़ आ रही हो, पर कल रात इन दोनों को साथ देखकर मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनते ही मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो नस को एकटक देखने लगी। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा मधु जी, आपको हर्ट करने के लिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों को साथ देखकर मेरे दिल से बस यही आवाज आई कि भगवान आप दोनों को हमेशा साथ रखे। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर नज़ वहां से चली गई। उसके जाते ही शालिनी ने मधु की ओर देखा तो वो झेप गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। शालिनी मुस्कुरा दी। करण लॉन में अकेला खड़ा था, उसे मधु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोला, खुद को बहुत स्ट्रांग समझती है, पर जरा सी मुश्किल आ जाए तो इतना टेंशन ले लेती है कि फीवर आ जाता है और बेहोश होकर जमीन पर जा गिरती है। बिस्तर पर बीमार पड़ी है, पर अकड़ वही की वही है। करण, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस जिद्दी और बददिमाग लड़की की जान बचाकर मरने देना चाहिए था इसे। वही बेवजह तूने इसकी मदद की और वो भी अपने घर वालों को बिना बताए। इसके लिए मैंने वो काम किया जो मैं कभी नहीं करता। और थैंक्स कहना तो दूर की बात, ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है। एक बार ये ठीक हो जाए और इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, बस एक बार मैं उसे सॉल्व कर दूं, उसके बाद मैं इस लड़की का चेहरा भी कभी नहीं देखूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। ममता ने जैसे ही करण का इंटरव्यू देखा तो बहुत घबरा गई, पर रोहित और गायत्री के चेहरे खिल गए। उन्हें खुश देखकर वो मन ही मन बोली, ओह गॉड, करण और रोहित को अगर ये पता चल गया कि मैंने मधु को बदनाम करने के लिए मीडिया वालों को पैसे दिए थे तो ना जाने क्या होगा। रोहित तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा और माँ भी मुझसे नाराज हो जाएगी। रिद्धिमा भी मधु के साथ करण का नाम उछालने पर मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कुछ तो करना होगा, वो भी बहुत जल्द। दूसरी ओर करण गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने अपना फोन देखा तो आदि का फोन था। उसने कॉल रिसीव की और पूछा, आदि कुछ पता चला? आदि ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, उस इंसान का पता चल गया है जिसने मीडिया को उस लड़की को बदनाम करने के लिए कहा था। ये सुनते ही करण ने तुरंत अपनी गाड़ी साइड में रोकी और पूछा, कौन है वो? ममता व्यास, आदि ने जवाब दिया, लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।